हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और आज थी वीकली एक्सपायरी और शानदार मजबूती के साथ आज क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन शो में आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि आज दिन भर की अहम खबरें कौन सी थी, कौन कौन से सेक्टर थे जहां पर की तेजी थी, कहां पर वीकनेस देखने को मिली और दिन के दौरान कौन कौन सी अहम खबरें आई हैं, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। बाजार पर एक बार नजर डालें तो आज की क्लोजिंग जो हुई है वो करीब 170 अंकों की बढ़त के साथ देखने को मिली है। 17,799 के पास हुई है निफ्टी की क्लोजिंग और आज का वीकली एक्सपायरी का लेवल भी जो था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसी के पास देखने को मिली। और बैंक निफ्टी भी अगर देखेंगे तो करीब 750 अंकों की तेजी के साथ 40,000 के ऊपर की क्लोजिंग आज बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो जैसा कि हम लगातार हमारे एक्सपर्ट हमें बता भी रहे थे कि आज निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी इंडेक्स में काफी अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो आज जो बढ़ने वाले शेयर थे वो काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। सीमेंट स्टॉक्स में आज शानदार तेजी देखने को मिली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कहां पर एक्शन था, कौन कौन से सेक्टर में आज तेजी देखने को मिली है, पूरी डिटेल्स के लिए चलते हैं डिम्पी कालरा के पास। डिम्पी बताइए। शुक्रिया पूजा। ये जो अपनी स्क्रीन अपनी आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर आपको तीन चीज़ें अहम दिखेंगी। फर्स्ट दिखेगा एडवांस डिक्लाइन जो कि 1200 शेयरों के अंदर बढ़त थी और ये अच्छा साइन है कि आज वापस हमको मजबूती देखने को मिली है और आज हमने गैप का फ़ायदा भी उठाया। गैप अप होने के बाद बाजार ने अपने गैप्स को ख़त्म नहीं किया बल्कि डेज़ हाई पे निफ्टी और डेज़ हाई पे बैंक निफ्टी बंद हुई हैं। अगर आप बैंक निफ्टी को देख पा रहे हैं तो 40,200 के लेवल आ जाए हैं। ये आज ही में 40,000 पार हुआ, आज ही में 40,200 पार हुआ और उसके ऊपर क्लोजिंग भी मिली है। और इस बीच अगर आप निफ्टी को भी देखेंगे तो बिल्कुल लास्ट में चलते चलते ऑलमोस्ट ये भी अपने 17,800 के लेवल के आसपास आके इसने क्लोजिंग दी है। तो कुल मिला के आज के लिए मार्केट का ये कह सकते हैं कि दिन बैंक निफ्टी के लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी अच्छा और निफ्टी के लिए भी काफ़ी अच्छा रहा। इन स्पाइट ऑफ दिस कि रिलायंस आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी बैंकिंग काउंटर्स में जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का हिस्सा है उन्होंने आज काफ़ी चलाया। मैं एक एक करके आपके सामने टॉप गेनर्स भी लेके आऊँगा, वो अपने आप स्क्रीन पर देखिएगा। आज श्री सीमेंट के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला। सीमेंट कंपनीज के अंदर बैक टू बैक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। ये शेयर 5% ऊपर। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आज तेल के गिरने का फायदा अच्छा मिला। बीपीसीएल इसके लिए ऊपर आ गया और साथ ही एचपीसीएल के अंदर भी हमको अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। आज बैंकिंग में एक रुका हुआ एक्सिस बैंक, उसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया। आज आईटी कंपनीज के अंदर भी पुल बैक स्ट्रॉन्ग था और उसमें टेक महिंद्रा ने आज बाजी मारी। ये निफ्टी का आज का टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल हो गया। आईसीआईसीआई बैंक भी आज बैंक निफ्टी को चलाने में वेटेज वाला शेयर सबसे पहले ये साबित हुआ और इसने आज काफ़ी अच्छा चलाया। अब मैं जरा लूजर्स की कैटेगरी में आता हूँ। आज मार्केट्स के अंदर किसने ज़्यादा परेशानी दी है? आज हिंडाल्को नहीं चल पाया। आज एक्चुअली मेटल्स थोड़ा फिर से बैक बर्नर पे चले गए थे। हिंडाल्को 2.5% नीचे, टाटा स्टील नीचे गया। एसबीआई लाइफ ने अपना साल का हाई लगाने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर करवाई है। कोल इंडिया, टाटा मोटर्स भी चले हुए नहीं हैं। ये दोनों शेयर्स के अंदर भी आज हमको कुछ ज़्यादा फ़ायदा हमको देखने को नहीं मिला। एसबीआई लाइफ और टाटा मोटर्स इन दोनों के दोनों कमज़ोर थे। मैं आता हूँ जरा छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में, क्योंकि वहाँ पे एक्शन काफ़ी ज़्यादा है। कल भी जब आप बाजार को सपाट देख रहे थे तो छोटे मझोले शेयर्स के अंदर मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। उसमें जेके लक्ष्मी सीमेंट की क्लोजिंग आज काफ़ी शानदार रही है। डेज हाई पे इसने बाकायदा क्लोज किया 11% ऊपर। बजाज होल्डिंग्स, ये एक बजाज ग्रुप की कंपनी है जो कि ज़्यादातर बजाज के जितने शेयर्स का मूवमेंट होता है इसके अंदर रिफ्लेक्ट होता है। बजाज होल्डिंग्स के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। आज एंजल एक ही दिन में 5% से ज़्यादा चल के इसने आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाया। 111 रुपए की बढ़त आज एंजल में हमको बनते हुए दिखी है। और इंडियन बैंक के साथ साथ सोनाटा सॉफ्टवेयर जो छोटी मझोली कंपनी की मिड कैप कंपनी है, इसके अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव हमको बनते हुए दिखा। मिड कैप के लूजर्स भी थे आज लिस्ट के अंदर, मैं जरा उससे भी आपको अवगत कराता हूँ। सरकारी कंपनी है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम आती है, एमएमटीसी, इसके अंदर आज हमको नुकसान देखने को मिला। एमएमटीसी के अंदर नुकसान था। केआरबीएल जो चावल से जुड़ी हुई कंपनी है, ये थोड़ी वॉलेटाइल है, एक रेंज के अंदर बार बार ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन आज 5% नीचे। इसके अलावा धानी जो पहले इंडिया बुल वेंचर्स के नाम से जानी थी, उसके अंदर भी हमको नुकसान देखने को मिला। और सुजलॉन के अंदर अब प्रॉफिट बुकिंग होना तेज़ हो गया। ये जो छोटे मझोले शेयर्स जिनकी थोड़े क्वालिटी को लेकर कंसर्न्स थे, उनके अंदर वापस से प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हुई है, यानी कि बड़े शेयर आज फिर से मौका फ़ायदा उठाते हुए दिखे। तो कुल मिला के मार्केट के लिए दिन आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा दिन रहा आज बाजार के लिए। जिस तरह की तेजी देखने को मिली और हर एक सेक्टर, हर एक स्पेस आज
कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए इस तेजी में और बाजार के इस माहौल में मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको एक एक करके सुनवा देते हैं। पाइपर सरिका के एमडी और सीईओ अभय अग्रवाल का कहना है कि बाजार में लंबी अवधि के निवेश के बेहतर मौके हैं इस वक्त और निवेशकों को मैन्युफैक्चरिंग थीम में निवेश के मौके तलाशने चाहिए। अजय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। पहले मैं एक दिल से ये बात कहना चाहूंगा आपको और आपके को एंकर्स को कि जिस तरह से आप लोगों ने पिछले 4 महीने के वॉलेटाइल पीरियड में अपने दर्शकों का कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखा है। मार्केट इतना वॉलेटाइल था पर फिर भी आप लोगों ने अपने रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआई इन्वेस्टर्स जो हैं आपके दर्शक, उनको इतना कॉन्फिडेंस दिया कि किसी ने कोई गलत काम ना करे। तो मेरे कॉम्प्लीमेंट्स आपको और आपकी टीम को उसके लिए। और आपका जो सवाल है, ये जो डिस्कशन है अजय की जो फंडामेंटल्स हैं और वो मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये तो हमेशा ही सवाल रहेगा। इसका मेरे को नहीं लगता कि कभी हम ऐसा दिन देखेंगे जहां पे कोई कंसेंसस होगा। जो डेटा हम देख रहे हैं ऑन ग्राउंड, बिकॉज वी डू अ लॉट ऑफ ग्राउंड रिसर्च, हम चैनल से बात करते हैं और पिछले 4 महीने से बात कर रहे हैं रेगुलरली। और मैंने लास्ट टाइम भी आपके शो पे कहा था कि हमको तो कोई डिमांड में स्लो डाउन नहीं लग रही है। जो भी आरबीआई ने 2 रेट हाइक्स के लिए, उसके बावजूद रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल्स की डिमांड बहुत अच्छी है, इंक्वायरीज अच्छी है, अब इन्वेंट्री बननी शुरू हो गई है। और दूसरा जो मैक्रो इम्पैक्ट आ रहा है वो भी डेटा में दिख रहा है। आपने देखा कल या परसों डेटा आया था कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 14 साल के हाई पे है। तो मतलब जॉब्स की कमी नहीं है इस टाइम पे। दूसरा हमने देखा कि जो सर्विसेज पीएमआई है वो भी 20 मंथ हाई पे है, प्री कोविड के हाई से भी ऊपर है। तो अगर रॉ डेटा देखे तो मुझे नहीं लगता कि अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी पे कोई भी डाउट होना चाहिए। और अगर हमारा ये एनालिसिस है कि 2024 में जो निफ्टी की अर्निंग्स है वो 1000 रुपए के आसपास होनी चाहिए। तो उस हिसाब से देखें तो मार्केट महंगा नहीं है ऑन अ हिस्टोरिकल बेसिस। अभी भी हम 17.5-18 टाइम 2024 पे ट्रेड कर रहे हैं, जो महंगा नहीं है। और उसके बियॉन्ड जो अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, ऐसी भी उम्मीद है। तो एक अंडर ओन्ड मार्केट है इंडिया। एफपीआई की सेलिंग काफी 9 महीने तक थी, अब रिवर्स हुई है। तो मुझे लगता है एफपीआई के फ्लोज अगले 3-4 महीने तक आते रहेंगे। डोमेस्टिक फ्लोज भी स्ट्रॉन्ग है, मैक्रो एनवायरनमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, और उसके साथ में अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी भी अगर स्ट्रॉन्ग रही तो मुझे लगता है ये तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जो उन्हें मिस नहीं करनी चाहिए। साल के लिए बोला आपने अभय, 1000 रुपए ईपीएस निफ्टी का जी 2024 का जो फोरकास्ट है, जो आगे एक साल है 2023 का 6 महीने ज्यादा तो निकल गया, तो बाजार ऑलरेडी फैक्टर इन कर रहा होगा, रोल ओवर हो रहे होंगे ना? बिल्कुल रोल ओवर हो रहा है, और रोल ओवर हो रहा है। अब तो लोग एस्टिमेट कर रहे हैं 2025 का ईपीएस। तो और ये भी अजय मैं कहूंगा कि ये 50 स्टॉक का एवरेज ईपीएस है, ये मार्केट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इंडिया ऑलरेडी एक काफी ब्रॉड बेस्ड मार्केट बनता जा रहा है। और आप देखें निफ्टी जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो अभी भी अपने हाई से बहुत दूर है। जो रिकवरी आई है वो आई है निफ्टी में और लार्ज कैप्स में, पर स्मॉल कैप्स काफी सारे ऐसे हैं जो अभी भी बीटन डाउन वैल्यूएशंस पे हैं। बिल्कुल, तो ये थे अभय अग्रवाल बाजार पर अपनी राय देते हुए। चलिए अब बात करते हैं कच्चे तेल की, जिसमें कि आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन कौन से सेक्टर पर असर पड़ सकता है, ये बताने के लिए सौमित सरकार हमारे साथ मौजूद है। सौमित बताइए। गिरने का जो कारण है वो तो मेनली यही है कि जो रिसेशन रिस्क हमें दिख रहा है यूएस और यूके मार्केट में, इसकी वजह से हमें क्रूड प्राइसेस में करेक्शन दिखा है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो चाइनीज़ का जो ट्रेड डेटा आया था चाइना से, वो भी काफ़ी वीक था, और चाइना का कोविड ज़ीरो पॉलिसी के कारण कंटिन्यूसली वो लॉकडाउन अनाउंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी एक डिमांड पे कंसर्न बना रहा है। तो इन सब कारणों की वजह से हमें क्रूड प्राइसेस में करेक्शन दिखा। अब इंडियन इकोनॉमी पर भी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि 85% ऑफ इंडिया का जो क्रूड रिक्वायरमेंट है वो इम्पोर्ट किया जाता है। करीब $10 पर प्रति बैरल से
अगर क्रूड प्राइसेस गिर जाते हैं तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो करीब 14 से 15 बिलियन डॉलर से नैरो हो जाता है, मतलब 0.4% जीडीपी बेनिफिट मिलता है। रिटेल इन्फ्लेशन भी करीब 50 टू 60 बेसिस पॉइंट से कम हो जाता है। अब इंडियन कंपनीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ पे इसका एक मिक्स बैग्स इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि क्रूड एक रॉ मटेरियल होने के कारण अगर क्रूड प्राइसेस गिर जाते हैं तो उनके जो मार्जिन्स होते हैं जो पेट्रोल और डीजल बेच के वो कमाते हैं वो बढ़ जाती है। बट चूंकि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का इन्वेंट्री भी होता है तो इन्वेंट्री का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है, इसलिए इन्वेंट्री लॉसेस भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बुक करना पड़ता है। अब अगर ऑयल एक्सप्लोरर्स की अगर हम बात करते हैं जैसे कि ONGC, ऑयल इंडिया, तो इनके लिए भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। क्रूड प्राइस गिर जाने की वजह से उनका रियलाइजेशंस कम हो जाते हैं, इसी कारण उनके मार्जिन्स और नेट प्रॉफिट पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिलता है। और चूंकि अब इनको विंडफॉल टैक्स भी भरना पड़ रहा है तो उसी कारण उनका जो एक्चुअल रियलाइजेशन है वो और भी कम हो जाएगा मार्केट में। बट उसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे कि एयरलाइन कंपनीज, पेंट, टायर कंपनीज, सीमेंट कंपनीज और लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग, सभी कंपनीज को एक पॉजिटिव बेनिफिट देखने को मिलता है क्रूड प्राइस गिरने के कारण, क्योंकि क्रूड एक मेजर रॉ मटेरियल है इनके लिए, और अगर क्रूड प्राइसेस कम हो जाते हैं तो उनके मार्जिन्स में और नेट प्रॉफिट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इसका। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौम्य सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन यहाँ पर भले ही कच्चे तेल के दाम $90 के नीचे चले गए हों, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी नहीं आएगी। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए। देखिए, क्रूड की कीमतों में गिरावट से एक तरफ जहां सरकार को राहत मिली है, वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कीमतें लंबे समय तक निचले लेवल पे बनी रहेगी या उसमें गिरावट की स्थिति जो है वो जारी रहेगी। पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े जो हमारे सोर्स हैं उनका मानना है कि कई तरह के जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं, लिहाजा इस बात की संभावना कम नज़र आ रही है कि लंबे समय तक क्रूड की जो कीमतें हैं वो $90 या उससे नीचे की स्थिति में बनी रहे, क्योंकि उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। आने वाले कुछ महीनों में डिमांड में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, लिहाजा इसका असर कीमतों पर देखने को मिल सकता है। जहाँ तक OMCs का सवाल है वो अभी भी आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। अंडर रिकवरी का जहाँ तक सवाल है, डीजल पे उन्हें प्रति लीटर 12 से 13 रुपए का अभी भी अंडर रिकवरी हो रहा है, वहीं साथ ही साथ LPG पर भी उन्हें नुकसान हो रहा है। ऐसे में अगर कीमतों में गिरावट आई है तो इसका फ़ायदा तुरंत कंज्यूमर को दिया जाए, इस बात की संभावना कम नज़र आ रही है, क्योंकि सोर्स हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय का मानना है कि OMCs को इस बात का स्पेस देना चाहिए कि जो उन्हें घाटा हुआ है, जो उनके लॉसेस हैं वो रिकवर कर पाएँ। हालांकि पेट्रोल पर अभी कोई अंडर रिकवरी नहीं है। सोर्स हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय का मानना है कि सर्दियों में LPG की डिमांड में तेज़ी आ सकती है, ग्लोबल लेवल पर इसमें तेज़ी आएगी। जहां तक डीजल का सवाल है, अक्टूबर-नवंबर में इसमें भारी डिमांड में भारी तेज़ी देखने को मिल सकती है और जिसका सीधा असर जो है कीमतों पर देखने को मिलेगा। लिहाजा कोई भी कदम काफ़ी एहतियात के साथ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। इन सब के बीच में इस बात की संभावना बेहद कम नज़र आ रही है कि तुरंत जो है रिटेल प्राइसेस में कोई रिवीजन हो और इसका फ़ायदा कंज्यूमर को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी सारी जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। वित्त मंत्रालय की MSME सेगमेंट में बढ़ते NPAs को लेकर चिंता अब बढ़ गई है और यहाँ पर सरकारी बैंकों के लोन बुक क्वालिटी में सुधार के लिए कहा गया है। इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी मेघना मित्तल जुड़ चुकी हैं। मेघना, बताइए। जी, जैसा कि अगर हम RBI डेटा देखें तो जो मार्च 2022 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के NPAs हैं, ग्रॉस NPAs, वो 5.9% पर है, जो कि एक 6 ईयर लो है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अच्छा ट्रेंड है। लेकिन जो सूत्र अब जानकारी दे रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये पाया है एनालिसिस के बाद कि MSME सेगमेंट में स्पेशली कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के NPAs 18% तक हैं। इसलिए वो ये इशू फ्लैग करेगी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और उन्हें बोलेगी कि जल्द से जल्द जो MSME सेगमेंट में वो NPAs अपना कम करके लोअर लेवल पर लाएं। उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री हालांकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो NPAs के जो लोअर लेवल है उससे खुश है, लेकिन वो चाहती है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उसके आसपास ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स के NPAs होने चाहिए। इसलिए लगातार उनकी कोशिश जो है NPAs कम करने की वो बनी रहनी चाहिए। अगर हम रिटेल सेगमेंट में देखें तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके ज़्यादातर जो NPAs हैं बिलो 3% है, तो वहाँ पर कोई कंसर्न नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बोला हुआ है कि वो अपना क्वालिटी ऑफ क्रेडिट पे फोकस करें और इससे पहले की जो अकाउंट्स हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स 1 और 2 की कैटेगरी में आए, जहाँ पेमेंट्स
31 डेज़ के बियॉन्ड ड्यू हो जाते हैं उसके पहले ही वो थोड़ा अवेयर रहें इन अकाउंट से और उन पर फोकस करें। तो जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ये है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्लैग करने वाली है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो हाई एनपीएस हैं एमएसएमई सेगमेंट पर और उन्हें कम करने के लिए बोलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया मीना ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रेलवे की से जुड़ी एक खबर आपको बताते हैं। रेलवे जल्द सालाना 1 लाख व्हील्स के लिए टेंडर जारी कर सकता है। इससे किंग कंपनियों को फायदा होगा, ये समझ लेते हैं। और समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। समीर बताइए। भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबर, और ये खबर मेक इन इंडिया से भी जुड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे मंत्रालय जल्द ही रेल पहियों को लेकर के एक बड़ा टेंडर जारी कर सकता है। जिस तरीके से रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ रोलिंग स्टॉक मसलन कोचेस या फिर रेल इंजन के प्रोडक्शन में इजाफा कर रहा है, लिहाजा उसको पटरियों पर दौड़ाने के लिए रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा रेल पहियों की ज़रूरत है। और इसको देखते हुए सूत्रों ने बताया कि रेलवे एक टेंडर जारी कर सकता है और जो सालाना रेल पहियों का जो रिक्वायरमेंट या आवश्यकता है वो 1 लाख से ज़्यादा रह सकती है। यानी कि जो टेंडर होगा इसमें एनुअल व्हील प्रोडक्शन वो है वो 1 लाख से ज़्यादा का रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखा जा सकता है। और इस टेंडर का जो क्वांटम या साइज हो सकता है वो 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रह सकता है। जाहिर तौर पे ये तमाम पीएसयूज के लिए और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इस टेंडर में प्रतिभागी बन सकते हैं और वो रेलवे के साथ इस मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। जहां तक रही रोलिंग स्टॉक की बात, तो रेलवे लगातार अपने कोचेस प्रोडक्शन में और साथ ही साथ लोकोमोटिव प्रोडक्शन में इजाफा कर रहा है। आंकड़ों के नज़रिए से देखें तो जो एलएचबी कोच प्रोडक्शन का टारगेट मौजूदा साल यानी कि वित्त वर्ष 2022-23 का है वो तकरीबन 6,000 है। 5,896 का एलएचबी कोचेस का प्रोडक्शन का टारगेट है, जबकि पिछले साल ये 6200 से ज़्यादा था। इस तरीके से लगातार रेलवे एलएचबी जो कोचेस है उसके प्रोडक्शन में इजाफा कर रहा है। ठीक इसी तरीके से जो लोकोमोटिव्स या फिर इंजन है, इसका जो प्रोडक्शन टारगेट इस साल का रखा है वो 1190 है, तकरीबन 1200 आप मान लीजिए, और ये लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो ये जो रोलिंग स्टॉक का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है उसको देखते हुए रेलवे रेल पहियों की ज़रूरत को भी पूरा करना चाहता है। तो एक बड़ा टेंडर यहाँ पर रेलवे की तरफ से जारी किया जा सकता है। 1 लाख रेल पहियों की आवश्यकता को देखते हुए ये टेंडर जारी किया जा सकता है और ये तमाम पीएसयूज और प्राइवेट सेक्टर के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि मेक इन इंडिया में भी प्रतिभागी बन पाए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।